together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग We bring you joy हर जुबान का धन Community की बात हम हैं आपके साथ Let's spread the love चलो मिल के साथ Tune in turn up दिल से बात करो Radio Manu 92 FM के साथ चलो Every voice counts हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं Let's all shine on Yo Let's all go सेहत की बात और dreams to share Radio Manu 92 FM we're always there from unity to joy we bring the light every word every tune makes everything right listen up it's time to unite Radio Manu 92 FM shining bright दिल से सुनो we love and care चलो बात करके देखते हैं let's take it there so come along for the ride Radio Manu 92 FM we're by your side चलो बात करके देखते हैं Your voice, your guide ये है रेडियो मानू 90.0 FM चलो बात करके देखते हैं This is Radio Manu 90.0 FM presenting Meet the Author. आदाब दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी। IMC मानू के रेडियो प्रोग्राम मीट द ऑथर में आपका खैर मकदम है। आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी साहब। आप सदर शोबे अरबी हैं, साथ ही साथ डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं। सर, IMC मानू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी साहब आपका और IMC मानू के इस प्रोग्राम का नज़्म करने वाले उन्हें चलाने वालों का। ये उम्मीद है कि ये एक प्रोग्राम बेहद मुफीद होगा और उर्दू हल्के में इस प्रोग्राम को बड़ी मकबूलियत हासिल होगी। जी सर, इस प्रोग्राम में सर दरअसल हम किसी मुसन्निफ़ को बुलाकर उनकी एक किताब पर गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे सामईन के लिए आप अपने इल्मी सफ़र के हवाले से कुछ तारुफ़ी कलमात कहें। या मैं जायस नाम के कस्बे में मेरी पैदाइश हुई और मैंने वहीं से हिंदी मीडियम में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल किया। जी। रायबली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने BA और MA किया और उसके बाद मेरा ये एहसास कि मैंने अरबी में MA किया है मगर मैं अंग्रेज़ी में MA करने वाले जिस तरह अंग्रेज़ी बोलते हैं या दूसरी ज़बानों में PG करने वाले जिस तरह वो अपनी ज़बानें बोलते हैं उनमें इज़हार राय और इज़हार बयान पर कुदरत रखते हैं, अरबी में ऐसा नहीं है। तो ये एहसास मुझे ले गया, लीबिया ले गया, जहाँ मैंने जाकर MA भी किया दोबारा। अच्छा। उसके बाद MPhil किया और वहीं अपनी PhD का ज़्यादातर काम किया। मगर लीबिया में जो सूरत हाल थी उस ज़माने में 80s के लास्ट और 90s के बिगनिंग में उसमें PhD का वाइवा जो है मुमकिन ही नहीं था। तो मैं उसी काम को लेकर आया और बाज़ तब्दीलियों के साथ मैंने उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जमा किया। अब जो है तहक़ीक़ी मक़ाला जो अरबी ज़बान के उर्दू ज़बान पर असरात, ज़बान व अदब पर असरात के हवाले से, तो ये मक़ाला तो आपने अरबी में लिखा था, उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू हो जाए। डॉक्टर साहब, वो बुनियादी तौर पर मैं जब लीबिया गया तो लीबिया में जिस इदारे में मैं था कुलियत दावल इस्लामिया, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक कॉल, वहाँ का उनका अपना जो उसलूब था, जो तरीक़ेकार था, चूँकि वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के बच्चे पढ़ते थे तो जो हमें असाइनमेंट दिए जाते थे वो सारे के सारे असाइनमेंट उनका ताल्लुक़ जो है हमारे मुल्क से या जिस खित्ते में हम रहने वाले हैं वहाँ से होता था। तो उनकी ये जो तालीमी पॉलिसी थी उसके नतीजे में मुझे हमेशा असाइनमेंट लिखने के लिए हिंदुस्तान का कोई मौजू दिया जाता था। हिंदुस्तान में अरबी ज़बान
जी। का पहुंचना और उसका फैलना, हिंदुस्तान में अरबी ज़बान पर होने वाली खिदमत, हिंदुस्तान के अरबी शुआरा, हिंदुस्तान का अरबी ज़बान का हिंदुस्तानी ज़बानों पर असरात। दरअसल ये वो बुनियाद थी जो मुहर्रिक बनी कि मैं एक तफसीली मुताला करूँ कि उर्दू ज़बान और अदब पर अरबी के असरात। ये एक मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि अरबी ज़बान के असरात हमारी ज़बान पर भी हैं, हमारे अदब पर भी हैं, बल्कि हमारी पूरी तहज़ीब और सक़ाफ़त पर हैं। मगर उनकी कमियत और कैफियत को जांचने के लिए ज़रूरी था कि एक तहक़ीक़ी काम हो। चुनांचे मैंने जब ये पेशकश रखी तो एमफिल में मेरा रिसाला था फ़ुसूलन फ़ी तारीफ़ बिल हिंद अल अरबिया अल इस्लामिया, इस नाम से वो एमफिल के रिसाले को मैंने शाये किया, यानी हिंदुस्तान में अरबी ज़बान व अदब के हवाले से चंद फसलें। अच्छा, ये किताब थी। और इसी का दूसरा हिस्सा था कि उर्दू ज़बान व अदब पर अरबी के असरात। तो हमारी पीएचडी जो है वो उर्दू ज़बान व अदब पर जो है अरबी के जो है असरात के नाम से जो है हुआ। मैंने काम वही शुरू किया, मगर जब अलीगढ़ आया तो उसका पहला हिस्सा जो है मुझे मशवरा दिया गया कि थीसिस बहुत बड़ी हो जाएगी, लिहाजा पहले हिस्से को आप अलग कर दीजिए। तो मैंने पहले हिस्से को, जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान में अरबी ज़बान और अरबी में तसनीफ़ व तालीफ़ और अरबी में शायरी और अदब से था, वो मैंने हटा दिया। सिर्फ उर्दू ज़बान व अदब पर जो अरबी के असरात हैं उतने ही हिस्से को मैंने पीएचडी के थीसिस के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पेश किया। बाद में इसी तहक़ीक़ को नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस ने उर्दू में तर्जुमा करा के पेश किया, तो वो मरहला कैसा रहा? दरअसल बुनियादी तौर पर इनमें जो मसाइल उठाए गए, इनमें जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई, वो मौज़ूआत इससे पहले इस नवैयत से उन पर कभी बात नहीं हुई थी। लिहाजा इसका इश्तियाक था, हालांकि मैं काम अरबी में करता था, लेकिन काम की नवैयत ऐसी थी कि मैं शोबे उर्दू, बाज़ दिन मैं शोबे अरबी नहीं गया, मगर अपने तहक़ीक़ के दौरानिए में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन मैं शोबे उर्दू न गया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मामलात वहीं के थे। हमारे असातिज़ा शोबे अरबी के वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है मुआविन नहीं थे, तो शोबे उर्दू के असातिज़ा के पास में जाया करता था, अल्फाज के मानी के हवाले से, अल्फाज की जो है रूट और उसकी अस्ल के हवाले से। तो वहाँ पर शोबे उर्दू में हमारी तहक़ीक़ के हवाले से हमेशा गुफ्तगू होती रहती थी। चुनांचे उर्दू ही जानने वाले कुछ लोगों ने रब्ता किया और कौमी कौंसिल से ये ख्वाहिश की कि उस किताब का जो है उर्दू में तर्जुमा होना चाहिए ताकि उर्दू वाले उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। कौमी कौंसिल ने उनकी ख्वाहिश की तकमील के तौर पर मुझसे ही मुतालबा किया कि मैं अपनी किताब का उर्दू तर्जुमा। तो मैंने माजरत की अपनी मसरूफियत की भी वजह से, और ये कि मैं ख़ुद अगर तर्जुमा करूँगा तो हो सकता है कि कुछ तब्दीली के तकाज़े हों, तो वो तर्जुमे से बाहर हो जाएगी किताब। और अगर मैं कुछ तब्दीली नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपनी तबीयत की मुखालफत करूँगा। चुनांचे मैंने उनसे कहा कि आप किसी दूसरे से तर्जुमा करा लीजिए। तो उस ज़माने में डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब शोबे तर्जुमा में काम करते थे। डॉक्टर सैयद महमूद काज़मी साहब के सुपरविज़न में वो अपना तहक़ीक़ी मक़ाला तैयार कर रहे थे। तो मैंने उनके सामने ज़िक्र किया तो वो खुशी से राज़ी हो गए कि मैं इस किताब का तर्जुमा करूँगा। उन्होंने बेशतर हिस्से मुझे दिखाए, मगर ये उनका अपना तर्जुमा है और लोगों ने पसंदीदी का इजहार भी किया इस तर्जुमे को लेकर। सर, अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब पर अरबी के असरात। तो दो हिस्से हैं इसमें कि ज़बान पर क्या असरात हुए और फिर अदब पर। तो ज़बान पर उर्दू ज़बान व अदब पर अरबी ज़बान और अदब का जो असर है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर, रेडियो मानू 90.0 FM का बुक रिव्यू शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. प्रेमचंद ने कहा है, अनुराग यौवन रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता। अनुराग यौवन रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। Steve Jobs once quoted,
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be tracked by dogma, which is living with the results of other people's thinking. परिंदों की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह पानी में तैरना सीखने के बाद हमें इंसानों की तरह जमीन पर रहना सीखना है. डॉक्टर राधा कृष्णन. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर, रेडियो मानू 90.0 FM का बुक रिव्यू शो. ब्रेक के बाद आप तमाम का फिर एक मरतबा खैर मकदम है. आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर सैयद अली अशरफ जायसी साहब. आपकी किताब उर्दू ज़बान व अदब पर अरबी के असरात, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं. तो सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये था कि ज़बान पर, उर्दू ज़बान पर अरबी के क्या असरात हुए? एक आप इजमाली तारुफ के तौर पर बयान कर दीजिए. देखिए, ज़बानें अपनी तबीयत के एतबार से और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के एतबार से वो हमेशा ज़बानों में इफ़ादा और इस्तिफ़ादा, अख़्ज़ व अता का सिलसिला जारी रहता है. दुनिया की हर ज़बान ने दूसरे से अल्फाज लिए. तरक्की याफ्ता ज़बानों ने अपने आसपास की ज़बानों को मुतासिर किया और लिसानियात के नुक़्ते नज़र से ये मुताला बेहद अहमियत का हामिल है. और इस मुताले के ज़रिए, यानी जो मुस्तार अल्फाज होते हैं, उनके मुताले के ज़रिए हम ऐसी तारीख़ी हक़ाइक़ तक पहुँच सकते हैं कि दूसरे ज़राए से उन तक नहीं पहुँच सकते. मसलन दो ज़बानों के दरमियान अगर अख़्ज़ व इस्तिफ़ादा का ताल्लुक़ है तो ये इस बात की दलील है कि दोनों ज़बान बोलने वाली कौमों के दरमियान भी ताल्लुक़ रहा होगा. फिर किन अल्फाज को मुस्तार लिया गया है, अगर हम उनका मुताला करें तो हमें यह भी पता चलेगा कि ताल्लुक़ात की नौइयत क्या थी और अख़्ज़ किधर से ज़्यादा था और इस्तिफ़ादा किधर से ज़्यादा था और किसकी तरफ से अता ज़्यादा थी और इफ़ादा ज़्यादा था. इसका भी सुराग लगाया जा सकता है उस ताल्लुक़ की नौइयत की, कि वो साइंसी मैदानों में वो ताल्लुक़ था, कि ज़राअत के मैदानों में वो ताल्लुक़ था, या नेविगेशन के मैदान में ये ताल्लुक़ था. इस पर भी दलालत करते हैं ज़बान ये. और उर्दू ज़बान तो एक ऐसी ज़बान है कि जो गालिबन अरबी से मुतासिर होने वाली 100 ज़बानों में सरे फहरिस्त है, जो अरबी से मुतासिर होने में सरे फहरिस्त है. तुर्की और फ़ारसी पर भी अरबी के गैर मामूली असरात हैं, मगर उर्दू असरात की नवैयत इस हैसियत से मुख्तलिफ है कि ये दोनों ज़बानें अरबी के ताल्लुक़ में आने से पहले मारिज़ वजूद में आ चुकी थी. चुनांचे इनकी तरक्की में अरबी ने इनका साथ दिया. मगर उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जो उर्दू की तरक्की में भी अरबी का हाथ है, बल्कि इसको वजूद में आने में भी अरबी का हाथ है. अगर जो हिंदुस्तान में मुसलमान आए वो अपने साथ अरबी फ़ारसी लेकर आए, अगर वो ये वाक़या नहीं होता तारीख़ी, तो उर्दू जो है वो वजूद में नहीं आई होती. तो उर्दू जो है अरबी ज़बान से मुतासिर है अपने वजूद में भी और अपने नशोनुमा और अपने इर्तिक़ा में भी. मगर ये बात देखी गई कि इस मौजू पे बहुत तफसीली काम नहीं हुआ. फ़ारसी पर अरबी के असरात, तुर्की पर अरबी के असरात जिस बड़े पैमाने पर इनका मुताला किया गया, उस तरह उर्दू पर अरबी के असरात का मुताला नहीं किया गया. बहुत सारी किताबें हैं इस हवाले से, मगर उनका दायरा सिर्फ लिसानियात तक महदूद है. अरबी के अल्फाज जो उर्दू में राइज हैं उनके बारे में गुफ्तगू उन किताबों में होती है. और ऐसी तमाम काम में मनहजियत और तहक़ीक़ के उसूल की भी कमी है और जामियत का भी फ़क़दान है. किसी किताब में, किसी मकाले में 10 अल्फाज हैं तो किसी में 2-4 अल्फाज हैं, किसी में 150 अल्फाज हैं, मगर जामियत नहीं मिलती है. और इसकी बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आती है प्रोफेसर अब्दुल समी साहब, वो ये है कि ये काम करने के लिए एक ऐसी शख्स की ज़रूरत थी जो उर्दू ज़बान से भी वाकिफ़ हो और अरबी ज़बान से भी वाकिफ़ हो. तो हमारे आज के 20वीं सदी के निस्फ़ आखिर के जो उर्दू दां हज़रात हैं, वो उनमें से बेशतर जो है वो अरबी से वाकिफ़ नहीं है. हमारे जो दीनी मदारिस हैं उनके असातिज़ा जो है वो उर्दू ज़बान भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, मगर उन्हें मनहजी तौर पर लिखने पढ़ने का
तरीका जो नहीं research मालूम है, methodology वो है। रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते, नशर व इशाअत के जो जदीद तरीन कवायद और कवानीन हैं उनसे वो नावाकिफ़ हैं। चुनांचे ये काम जो है इसकी तरफ किसी ने पेशरफ्त नहीं की। मैंने ये अपने नातवां कांधों पर ये बीड़ा उठाने की कोशिश की, और अभी भी इस पर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। इसके मुख्तलिफ जो फ़रई अनावीन हैं उन पर मुस्तकिल रिसर्च की ज़रूरत है। जी सर, अल्फाज जब एक ज़बान से दूसरी ज़बान में आते हैं तो कई मरतबा ऐसा होता है कि कहीं उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है, कहीं जो है वहाँ जो ओरिजिनल ज़बान है, सोर्स लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, उसमें वो किसी और मानी में इस्तेमाल हो रहा है, और जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें उसके मानी कुछ और हो जाते हैं। तो आप चंद एक ऐसी मिसालें जो अरबी के अल्फाज उर्दू में आए और यहाँ उनके मानी बदल गए या उनका इस्तेमाल का तरीक़ा बदल गया। यकीनन आप देखें कि तासीर और तासुर के अवामिल से मैंने ये गुफ्तगू शुरू की है। जब मैंने उर्दू लुगात पर अरबी के असरात की बात की तो सबसे पहले तासीर और तासुर का अमल, और वो उन अवामिल पे बात की है जिनकी वजह से उर्दू ज़बान अरबी से मुतासिर हुई। जी जी जी। फिर उस तासुर की नवैयत पर, यानी अरबी में ऐसे अल्फाज हैं अरबी के जिनमें कोई लफ्ज़ी या मानवी तब्दीली नहीं हुई। जी जी। एक मजमुआ उन अल्फाज का है जिनमें लफ्ज़ी तब्दीली हुई, मानवी तब्दीली नहीं हुई, यानी माना वही है मगर तलफ़ुज़ जो है उनका बदल गया। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें लफ्जी और मानवी दोनों जो है तरह की तब्दीली हुई। चंद मिसालें मैं आपको देता हूँ कि मीलाद अरबी का लफ्ज़ है, ये इसमें ज़र्फ़ कहलाता है अरबी में, यानी जो मादा है उसका मकान या उसकी ज़मान। जैसे कि मक्तल एक लफ्ज़ है, कत्ल की जगह। मीलाद भी जो है एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसका माने हैं कि पैदाइश का वक्त या पैदाइश की जगह। अच्छा जी। अरबी में ये एक आम माना है, हर एक की पैदाइश के लिए मिलाद कहा जाएगा, मगर उर्दू में जब ये लफ्ज़ आया तो ये एक ख़ास माना हो गया, यानी उसकी उमूमियत ख़त्म हो गई। इसी तरह जो है शराब, अरबी में इसका माना आम है मगर उर्दू में आके इसका माना ख़ास हो गया, यानी अरबी में इसका माना है कोई भी मशरूब, कोई भी पीने वाली चीज़, मगर उर्दू में आने के बाद ये एक ख़ास नवैयत के मशरूब के लिए महदूद हो गया ये माना। इसी तरह दफ्तर एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है। दफ्तर जो है अरबी में जो दफ्तर है उस रजिस्टर को कहते हैं दफ्तर, मगर उर्दू में उस कमरे को या उस मकान को कहते हैं जहाँ रजिस्टर रखा जाता है, उसको दफ्तर कहते हैं। ऑफिस को दफ्तर कहते हैं। तो इस तरह, और अगर आप गौर करें तो हमारे यहाँ जो मजाज मुरसल होता है उसकी जो किस्में होती हैं कि आम बोलकर ख़ास मुराद लिया जाए, ख़ास बोलकर आम मुराद लिया जाए, मुस्तक़बिल का एतबार किया जाए, माजी का एतबार किया जाए, जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया जाए, कुल बोलकर जुज़ मुराद लिया जाए, यही सारे क़वाइद अरबी से आने वाले मुतग़य्यर अल्फाज जो उर्दू में दाखिल हुए इसी मजाज मुरसल के मुख्तलिफ़ किस्मों की नुमाइंदगी करते हैं। जी। सर, जिस तरह आपने अल्फाज की निशानदही की, वैसे ही अगर हम रस्मुल ख़त की बात करें तो रस्मुल ख़त के हवाले से क्या असरात मुरत्तिब हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अरबी उर्दू हरूफ जो हैं वो अरबी से बहुत ज़्यादा हैं। अरबी में कुल 28 हरूफ हैं, जबकि उर्दू हरूफ की तादाद जो है 50 से मुतजाविज़ है। मैं तहदीद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में किसी के पास इसका आखिरी जो है वो अदद नहीं मालूम है कि असलन हैं कितने, क्योंकि इख्तलाफ भी है उसमें, लेकिन 50-55 से मुतजाविज़ हैं। मगर आप देखिए इनकी शक्ल जो है वो अरबी हरूफ से आई। यहाँ तक कि जब उर्दू ज़बान ने फ़ारसी सोतियात और हिंदुस्तानी सोतियात को अडॉप्ट किया, मसलन पा, तो पा में उन्होंने पा के लिए कोई नई शक्ल नहीं बनाई है, बल्कि पहले से मौजूद जो बा की शक्ल थी उसके नीचे एक नुक्ता था, उन्होंने 3 नुक्ते देके पा इजाफा कर दिया। चा की आवाज़ ली तो जीम हा पहले ही से था, उसमें एक नुक्ते के इजाफे के साथ दिया। इसी तरह जा जो 3 नुक्ते वाला होता है उसके लिए भी जे का इस्तेमाल किया गया। तो गोया ये अरबी रस्मुल ख़त से इस कदर मुतासिर थी कि जब उसने दूसरी गैर अरबी सोतियात को अपने अंदर समोया तो भी अरबी के ख़त से जो है वो मुतजाविज़ नहीं हुई। ऐसे ही आप देखें हरूफ शमसी और कमरी जिस तरह अरबी में है वही सारे हरूफ शमसी कमरी जो है वो उर्दू में है। सारे हरूफ जो अरबी के हैं उर्दू के हैं उनकी तरतीब वही है जो अरबी में है, सिर्फ एक फ़र्क है कि वाव जो है वो हे से पहले है और अरबी में हे के बाद है। इसके अलावा बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता मुरक्कब हरूफ जो है वो अरबी में नहीं है, मगर उर्दू में मुरक्कब हरूफ हैं, उनका भी ख़त जो है उनकी रस्म जो है बिल्कुल अरबी के रस्म की तरह है। इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू रस्मुल ख़त और इमला ने तकरीबन ज़्यादातर वो अरबी से मुतासिर नज़र आती है। बातचीत का सिलसिला जारी है।
ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہیں. You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है. आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत. आप सुन रहे हैं अर्ज किया है. अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे कलाम हैदरी की. मोहम्मद कलामुल हक हैदरी उनका पूरा नाम था. कलाम हैदरी की हैसियत से मशहूर हुए. उनकी पैदाइश मुंगेर, बिहार में हुई. इब्तिदाई तालीम ईटा, उत्तर प्रदेश में हासिल की. रेन कॉलेज कलकत्ता से आईकॉम का इम्तिहान पास किया. रांची कॉलेज रांची से बीए और पटना यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्रियां हासिल की. पूर्णिया डिग्री कॉलेज में मुलाजमत की. अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के जनरल सेक्रेटरी और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के सरगर्म रुकन रहे. कलाम हैदरी ने हफ्तेवार मोर्चा और महानामा आहंग शहर गया से शाये किया और उनकी इदारत भी की. कलाम हैदरी की कहानियों का पहला मजमुआ बेनाम गलियां के उन्वान से 1955 में शाया हुआ. उनके दूसरे अफसानवी मजमुओं के नाम सिफर, अलिफ लाम मीम और गोल्डन जुबली हैं. बरमला उनके अदबी तबसरों का मजमुआ है. अदब और तसव्वुफ और तफहीमात उनकी इल्मी किताबें हैं. दोस्तों, ये थे कलाम हैदरी और उनके अदबी कारनामे. आपसे होगी दोबारा मुलाकात इस उम्मीद के साथ. इजाजत दीजिए. आदाब. You were listening to अर्ज किया है. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. वक्फे के बाद आप तमाम का फिर एक मरतबा खैर मक़दम है. प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी साहब की किताब उर्दू ज़बान व अदब पर अरबी के असरात, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं. सर, ज़बान के हवाले से, रस्मुल ख़त के हवाले से आपने बताया. मैं ये जानना चाह रहा था कि अदब में, ख़ास तौर पर उर्दू अदब पर अरबी अदब का कैसा असर है. इस किताब में मैंने बुनियादी तौर पर इसमें 4 अबवाब हैं जी. पहले बाब में तो उर्दू ज़बान की नशोनुमा पर मैंने गुफ्तगू की और इस सिलसिले में उर्दू वाले जो नज़रियात पेश करते हैं मैंने उनका मुहाकमा किया और उनका तनक़ीदी जायज़ा लिया. दूसरा बाब उर्दू ज़बान और लुगात पर अरबी के असरात है. इसमें एक चीज़ और भी काबिल ज़िक्र है कि इसका तीसरा बाब किताब का उर्दू उलूम पर अरबी के असरात है, जिसमें बलागत पर, अरूज़ और काफ़िया पर, नहव और सर्फ पर जो है अरबी के असरात का जायज़ा लिया. और चौथा बाब जो है उर्दू ज़बान व अदब पर जो है अरबी के असरात लिए. आप देखें कि उर्दू ज़बान में आप देखें, अगर हम उर्दू नस्र को देखें तो नस्र की जितनी अक़साम हैं उनके नाम बिल्कुल वही हैं जो अरबी नस्र के अक़साम के हैं. मुरसल, मुसज्जा और मुरस्सा नस्र, ये सारी किस्म जो है अरबी ज़बान में पहले से राइज थी और उन्हीं नामों के साथ वो अरबी में, उर्दू में जो है वो मुंतकिल हो गई हैं. उसके अलावा अगर आप देखें चाहे नस्र की जो दूसरी अक़साम है, क़िस्सा, रिवायत, आप देखें तो कलीला दिमना के सारे तर्जुमे हैं जो अनवार सुहेली के नाम से जहाँ तर्जुमा किए गए वो सब क़िस्सा है. इसी तरह जो है दास्तान अबील हमज़ा जो है वो अरबी से जो है उर्दू में आई. अल्फ लैला व लैला की कहानियाँ जो है वो उर्दू में आई और उनके असरात जो है अनवार सुहेली से लेकर और क़िस्से चार दुर्वेश तक की तमाम उर्दू अदब पर जो है उनका असरात है.
اسی طرح نثر کی طرح آپ اگر نظموں کو دیکھیں تو اصناف سخن جتنے نام ہیں یہ سب عربی سے لیے گئے. قصیدہ، غزل، مثنوی، رباعی، یہ سارے الفاظ عربی کے ہیں جی. اور یہ اپنی بعض اختلاف کے ساتھ عربی سے ہی لیے گئے. جی. مثلا قصیدہ جو ہے وہ عربی میں یہ حیت کا نام ہے جی. مگر اردو میں جو ہے یہ صنف ہوگی. صنف ہوگی. اسی طرح غزل جو ہے آپ دیکھیں یہ غزل عربی کا لفظ ہے، قصیدہ عربی کا لفظ ہے، مثنوی عربی کا لفظ ہے. اور ان کے جو شرائط ہیں آپ دیکھیں کہ شاعری کی تعریف جو اردو میں ملتی ہے وہ بالکل وہی ہے، کلام موزون و مقفع. ایسا کلام جو موضوع ہو اور قافیے کے ساتھ ہو اور معنی پہ دلالت کرتا ہے وہ شعر ہے. یہی شعر ہے جو ابن رشیق نے یہی الفاظ میں تعریف کی ہے. اردو بلاغت کی اور شاعری کی تمام کتابوں کو اٹھائیے تو اس میں شاعری کی وہی تعریف ہے. آپ دیکھیں اس میں قافیہ، ردیف، یہ ساری اصطلاحات عربی سے ہیں. یہ سارے اصناف سخن اور ان کے نام عربی سے ہیں. بحریں اور بحروں کے نام جو ہے سارے بحور جو ہے جو 16 بحریں عربی کی ہیں وہی 16 بحریں جو ہے وہ اردو میں ہیں. اگر کچھ تبدیلی ہے تو بڑی ثانوی درجے کی اور سیکنڈری نوعیت کی تبدیلیاں ہیں، کوئی بنیادی تبدیلیاں جو ہے وہ نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے قصائد کا جو طریقہ ہے وہ بھی وہی عربی قصائد کی طرح ہے کہ وہ پہلے تشبیب سے شروع ہوتا ہے، پھر گریز ہوتی ہے، پھر مدح ہوتا ہے، پھر دعا پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ بالکل عربی قصیدے کا طریقہ پچھلے 1400-1500 سال سے جو ہے عربی میں جاری ہے. خود عربی ربائی کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ربائی لفظ بھی عربی کا ہے اور یہ صنف بھی عربی کی ہے. یہ صنف بھی عربی کی ہے. عربی میں بعض اصول میں یہ بے حد رائج تھی، بعد میں اس کا رواج وہاں سے کم ہو گیا. تو اردو ادب کے تمام جو اصناف ہیں، چاہے وہ نثری اصناف ہوں یا شعری اصناف ہوں، سب پر عربی کا بڑے پیمانے پر جو ہے اثر ہوا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی اردو کی جو قدیم تنقید ہے جسے ہم مشرقی شعریات کے نام سے جانتے ہیں، وہ سب جو ہے ابن قتیبہ کی کتابوں سے، ابن رشیق کی کتابوں سے جو ہے وہ اردو میں منتقل ہوئی. اور یہ تمام اصناف سخن انہی شرائط کی بات کرتے ہیں جو عربی شاعری میں پائی جاتی ہیں. ہم جو اس کتاب میں جو ایک اہمیت کا کام ہے کہ ہندوستان میں اردو زبان میں صرف اردو تنقید پر عربی کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، نہ اردو ادب پر عربی کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، نہ دوسرے علوم پر عربی کے اثرات کا جائزہ لیا گیا. یہ کتاب اس سلسلے کی پہلی کوشش ہے. سر ابھی گفتگو میں ذکر آیا کہ اردو علوم پر عربی کے اثرات، تو اس حوالے سے کچھ اشارے اگر آپ کر سکیں. دیکھیے اردو علوم کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی لسانی اور ادبی علوم جو ہیں ان میں بلاغت سب سے پہلے آتا ہے. بلاغت کے 3 حصے ہوتے ہیں، بیان، معانی اور بدیع. اور اسی سے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اردو کے بہت سارے متاخر ناقدین اور ادبا نے یہ سمجھا کہ معانی اور بدیع جو ہے وہ ایک ہی فن کا نام ہے. جبکہ اردو کے بھی قدیم مصنفین اور علماء جو ہے اس فرق کو جانتے تھے. مگر عجیب و غریب بات ہے کہ یونیورسٹی کے بڑے اساتذہ اور بڑے مفکرین اور اردو کے نامچی حضرات جو ہے اس فرق سے جو ہے واقف نہیں رہ گئے. تو ان تمام تینوں علوم پر اردو کے اثرات ہیں. اگر اردو بلاغت کی کوئی کتاب آپ اٹھائیے، چاہے حسن عسکری صاحب کی کتاب ہو یا دیوی پرساد کی کتاب ہو، تو یہ بالکل عربی کتابوں کا چربہ ہیں. عربی کتابوں کی نقل ہیں اپنی اصطلاحات کے ساتھ، اپنی تعریفات کے ساتھ. صرف مثالوں کا فرق ہے کہ عربی کی کتابوں میں عربی کی مثالیں دی گئی ہیں جبکہ اردو کی کتابوں میں اردو شعر و ادب کی مثالیں دی گئی ہیں. اسی طرح اردو تنقید پر عربی کے اثرات، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اس کتاب سے پہلے کام ہوا. اور پروفیسر قاسمی صاحب، ابوالکلام قاسمی صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر رہے ہیں، انہوں نے ان کی تھیسس کا عنوان تھا کہ اردو تنقید پر عربی فارسی تنقید کے اثرات. اور اس کے علاوہ باقی اردو کے علوم، بیان، معنی، بدیع، قافیہ، عروض، ان نحو، صرف، ان پر کبھی کوئی باضابطہ اور بڑے پیمانے پہ کوئی کام نہیں ہوا. بہت شکریہ سر، آپ کی اس کتاب کے ذریعے ہمارے سننے والوں کو اردو زبان و ادب پر عربی کے اثرات کے حوالے سے چند ایک باتیں معلوم ہوئی. کتاب کا تفصیلی مطالعہ، تفصیلی جائزہ لیا جانا چاہیے. اور جیسا کہ NCPL نے اس کتاب کا جو ترجمہ کروایا ہے، یہ بات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتنا اہم اور جامع موضوع ہے. آج کے اس پروگرام میں آپ کی شرکت کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ.
दोस्तों, आज के प्रोग्राम में प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी साहब से मुलाकात रही। आपने सर को सुना। सर गुफ्तगू कर रहे थे उर्दू ज़बान व अदब पर अरबी के असरात के हवाले से। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक और मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे मीट द ऑथर, रेडियो मानो 90.0 FM का बुक रिव्यू शो। दिस इज रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।